हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप देख रहे हो प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर का वन शॉट, जो एकदम मस्त मक्खन मलाई वाले तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपको लगता था ना ये मुश्किल है, मैं कह रहा हूं ये बहुत आसान बन जाएगा। पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो सारे इस वन शॉट के अंदर आपको मजेदार तरीके से देखने को मिल जाएंगे। आप भी क्लियर कर लोगे हर एक कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन फंक्शन का हमारा चैप्टर है, आपको धीरे धीरे बताता हूं कि इस चैप्टर के अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक्स को बेसिकली आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जिसको फैक्टर इनपुट बोलते हैं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, अरे प्रोडक्शन फंक्शन भी करा दूंगा मैं आपको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद रीजन बता दूंगा। कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसे मैं अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूं। न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियोस। मैं बोलता हूं वन शॉट वो देखो जहां पर आपको डिटेल पढ़ाई मिलती हो, वरना ऊपर ऊपर से पढ़ने का तो क्या फायदा। सिर्फ तुम छोटा मोटा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। तो यहां से अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले आपको मतलब बताऊंगा कि राजे प्रोडक्शन होता क्या है और प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें सबसे पहले मतलब आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल साधारण भाषा में बात करूं तो प्रोडक्शन का मतलब होता है राजे मेकिंग। मेकिंग मतलब कुछ बनाना, अरे मतलब मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, तो क्लैरिटी से समझो, थोड़ी सी और डेप्थ के अंदर जाके। जैसे मान लो प्रिया समोसे वाली है, तो वो आलू मसाला मैदे का आटा यूज करके कढ़ाई में तेल में तल के समोसे बनाती है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि प्रिया समोसे का प्रोडक्शन कर रही है या समोसे की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब एक्चुअली ये करती क्या है दोस्तों, ये कुछ चीजों को यूज करके कोई एक फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर इन चीजों को मैं बोलूंगा इनपुट्स या फिर बोलूंगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके जब एक सामान बनाया जाता है या फाइनल आउटपुट बनाया जाता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो बहुत आसान भाषा में प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट के अंदर। आसान भाषा हो गई है। क्या तुम्हें डेफिनेशन मिलेगी? हाँ जी, डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन देख लो थोड़ी फील लेने के लिए। बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर लेबर कुछ ना कुछ मशीन के अंदर भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहां पर धागा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे बाद में टी शर्ट, जैकेट या फिर ऐसे ब्लेजर्स बनाए जाएंगे। और भी थोड़ी फील ले सकते हो तुम। अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग तरीके का काम किया जाता है, तो अलग अलग तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है। प्रोडक्शन की एक आसान डेफिनेशन आपके सामने पेश की जा रही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये प्रोडक्शन है। अब मम्मी ने घर में आटा यूज करके रोटी बना दी, ये प्रोडक्शन है क्या? नहीं, ये प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी सी है जिसके अंदर सामान को प्रोड्यूस किया जाता है बेचने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने की जो भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोस्तों, प्रोडक्शन मस्ट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस लाइन को तुम ध्यान रखोगे। घर के अंदर खाना बनाने को प्रोडक्शन नहीं बोलते, होटल के अंदर खाना बनाने को प्रोडक्शन बोलते हैं। तो फैमिली मेंबर जो एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रोडक्शन नहीं है। जो सर्विस होटल में मिलती है वो प्रोडक्शन है, वहां पर पैसों की बात होती है। अब बात करूंगा भैया, प्रोडक्शन करने के लिए 4 आइटम्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं। उन चारों आइटम्स को हम बोलते हैं प्यार से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर इनपुट्स। हाँ, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर लिखा होता है। सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। चाहे आप किताब पढ़ते हो संदीप गर्ग, सुभाष डे, राधा बहुगुणा या टीआरजन विक्योरी, या फिर कोई और दूसरी किताब, एनसीईआरटी को भी यहां पर कवर अप किया गया है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके मस्त कॉन्सेप्ट होंगे। अच्छा जी, तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, हवा में प्रोडक्शन नहीं होता, लैंड चाहिए होती है। अभी एग्जांपल दिखा दूंगा। लेबर चाहिए होती है, एफर्ट्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, और चाहिए होती है कैपिटल। जब मैं कैपिटल की बात करूंगा राज्य, तो कैपिटल के अंदर मशीन तो आएगी आएगी, मशीनरी पूरा नाम है, राइट। साथ साथ में रॉ मटेरियल भी कैपिटल का हिस्सा होता है। अगर प्रिया समोसे बना रही है आलू का इस्तेमाल करके, तो आलू यहां पर रॉ मटेरियल है, और आलू को तुम कैपिटल भी बोल सकते हो। तो कैपिटल के कितने सारे मतलब है। आगे आता है मुश्किल चीज, जो बच्चों को आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, ये होता है एंट्रेप्रेन्योरशिप। एंट्रेप्रेन्योरशिप को मैं आसान भाषा में बोलूंगा कलाकारी। मतलब कैसी कलाकारी? अरे बिजनेस चलाने की जो कलाकारी होती है, ये दिमागदारी,
इस दिमागदारी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो बिजनेस ओपन करता है, लैंड लेकर आता है, लेबर लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, फिर इन सबको यूज करके बिजनेस चलाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वो दिमागदारी है जिससे बिजनेस चलेगा, प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, सामान चाहिए और वो दिमागदारी चाहिए जिस दिमागदारी से इन तीनों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो चार चीजों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल फार्मर का एग्जांपल लेके देखो आप। ये फार्मर है भाई, ये ट्रैक्टर चला रहा है, ये खेती में काम करता है। तो क्या ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहा है? जी हां कर रहा है भाई। जहां पर ये ट्रैक्टर चला रहा है ये लैंड है, ट्रैक्टर इसकी मशीन है, तो मशीन को तुम कैपिटल बोल सकते हो, राइट। अब ये बंदा काम कर रहा है तो ये लेबर बन गया और इसकी दिमागदारी, इसकी नॉलेज, इसकी स्किल एंटरप्रेन्योरशिप बन गई। तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास यहां पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से भेजे के अंदर घुस जाने चाहिए। अब देखो दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करे या नहीं करे। जैसे मेरे घर के पास एक छोले भटूरे वाले की दुकान है आजादी से 1947 से, तो उस छोले भटूरे वाले ने अपनी दुकान पर लेबर इंक्रीज किए, हां मशीन भी इंक्रीज की, रॉ मटेरियल भी इंक्रीज किया, लेकिन उसकी दुकान जितनी थी साइज में, जो भी उसका लैंड का साइज था वो इंक्रीज नहीं किया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस आपने आसपास देखे होंगे, दुकानें, फैक्ट्रियां जिनकी लैंड जितनी थी उतनी ही है आज भी। तो मैं बोलूंगा जिस फैक्टर को बिजनेस चेंज नहीं करता उस फैक्टर को बोलते हैं हम फिक्स्ड फैक्टर, और जिस फैक्टर को बिजनेस चेंज कर सकता है उस फैक्टर को हम बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर। देखो फैक्टर कौन है? 1 2 3 4, ये चार फैक्टर है। जिसको तुम चेंज कर सकते हो फिक्स्ड फैक्टर, जिसको तुम चेंज कर सकते हो वो वेरिएबल फैक्टर, और जिसको चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल। इंग्लिश में एक वर्ड होता है वेरी, वेरी का मतलब चेंज, तो वहां से वेरिएबल फैक्टर का वर्ड बना है। कोई आपसे पूछ ले भैया फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, आप डिफरेंस बता दो। तो एनसीईआरटी की भाषा में यहां पर मीनिंग लिखा हुआ है। पहले मीनिंग बताएंगे, आउटपुट से रिश्ता बताएंगे और एग्जांपल भी सेट करके बता देंगे ताकि हमारे नंबर कटे ही ना। बहुत सारे स्कूलों के अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां लिखा है आपके लिए फिक्स्ड फैक्टर, यहां लिखा है वेरिएबल फैक्टर, तो पढ़ के बताएंगे यहां से ताकि नॉलेज भी हो जाए। तो लिखा है भाई फिक्स्ड फैक्टर आर दोज फैक्टर्स दैट रिमेन्स फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट। जिसको बिजनेस चेंज नहीं कर रहा उन फैक्टर्स को बोलेंगे फिक्स्ड फैक्टर। जनरली लैंड होता है लेकिन किसी फैक्टर के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। बिजनेस पे डिपेंड करता है। बिजनेस अगर मशीन इंक्रीज नहीं कर रहा तो मशीन फिक्स्ड हो सकती है, यानी कैपिटल फिक्स्ड हो सकती है ना। तो बिजनेस पे डिपेंड करता है कि किसको वो फिक्स्ड रखेगी और किसको वो इंक्रीज करके वेरिएबल बनाएगी। हाँ जी, वेरिएबल फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज्ड बाय द फर्म। जिसको फर्म चेंज कर सकती है वो हो जाएंगे हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जी, फिक्स्ड फैक्टर का रिश्ता बताऊंगा मैं आपके आउटपुट के साथ। आउटपुट के साथ का मतलब जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि प्रिया समोसे बना रही है या किसी कंपनी के अंदर टी शर्ट, जैकेट, ब्लेजर बन रहे हैं या घड़ी बन रही है। अगर आपकी लैंड फिक्स्ड है या आपके पास 5 मशीन है, आपने बहुत समय से 5 ही रखी हुई है, आप उसको 6 नहीं कर रहे, 7 नहीं कर रहे, तो आपकी मशीन भी मैं फिक्स्ड मान लेता हूं। अगर आपका फैक्टर फिक्स्ड है तो इस फिक्स्ड फैक्टर का आपके प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। लेना देना किस चीज का होता है? लेना देना होता है वेरिएबल फैक्टर का। वेरिएबल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको आप जितना इंक्रीज करोगे आपका प्रोडक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल कैपिटल का वो हिस्सा है जो बोलता है कि जितना ज्यादा आप रॉ मटेरियल यूज करोगे उतना ज्यादा आपका आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। प्रिया जितने ज्यादा आलू यूज करेगी, मैदा यूज करेगी, उतने ज्यादा समोसे बनाए जा सकते हैं। हां, प्रिया पे 10 कढ़ाई है मान लो, और वो कढ़ाई के नंबर्स इंक्रीज नहीं कर रही है। कढ़ाई यानी मशीन उसकी फिक्स्ड है, तो भाई फिक्स्ड है तो कढ़ाई रखने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर लेबर चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जिससे भी प्रोडक्शन बढ़ता हो वो वेरिएबल फैक्टर होता है। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर का एक अहम रोल होता है बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को सेट करने में, खड़ा करने में। लैंड और मशीन जैसी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो लिखते हैं दे डू नॉट वेरी, वेरी का मतलब चेंज, डायरेक्टली विद द आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से ये चेंज नहीं होते, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन दे वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। वेरी का मतलब चेंज है यहां पर, राइट। अगला एग्जाम्पल दे दो जी फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का। असलियत में कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ऐसे ही नॉर्मली एग्जाम्पल दे दिए हैं कि बहुत सारे बिजनेस में लैंड फिक्स्ड होती है,
प्लांट का मतलब पूरी फैक्ट्री फिक्स्ड होती है, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच नहीं खुलते, तो एक ही ब्रांच है, एक ही फैक्ट्री है, तो फिक्स्ड है। कैपिटल फिक्स्ड हो सकती है, इसके अंदर मशीन वशीन सब आ गया है ना, मशीन मैंने अलग से भी लिख दिया, आप कोई भी 2 एग्जांपल लिख के नक्की करो। वेरिएबल फैक्टर में जनरली लेबर जो होते हैं ना, वर्कर्स, वो वेरिएबल होते हैं। 1 वर्कर, 2 वर्कर, 3 वर्कर, जितने ज्यादा वर्कर रखोगे उतना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि वर्कर आएगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा, एक और वर्कर आएगा तो कुछ ना कुछ और बनाएगा, सामान प्रोड्यूस होता जाएगा। रॉ मटेरियल भी जनरली ज्यादातर बिजनेस के अंदर वेरिएबल फैक्टर होता है, मतलब चेंजेबल फैक्टर होता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्रैक डाउन होता है। अब दोस्तों मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। जैसे हम बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां पर टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब वो टाइम होता है जो 1 साल से कम का हो, मीडियम टर्म का मतलब वो टाइम होता है जो 1 साल से 5 साल के बीच में हो, और लॉन्ग टर्म होता है 5 साल से ज्यादा का टाइम। लेकिन बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट यहां नहीं पढ़ रहे। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड भी बोलते हैं। यहां पर हम टाइम को मंथ्स में या ईयर्स में डिफाइन नहीं करते। 1 साल से कम के टाइम को हम यहां पर शॉर्ट रन नहीं बोलते, ध्यान रखना, यहां पर डेफिनेशन अलग है। टाइम सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अब ढंग से सुनना दोस्तों, किसी भी बिजनेस का ऐसा टाइम जब वो इस सिचुएशन में है कि सभी फैक्टर्स को जब चाहे तब बदल दे। अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, वोडाफोन, एयरटेल, अंबुजा सीमेंट, बिरला, ये सब बड़े बड़े बिजनेस है। ये उस सिचुएशन में जब चाहे लैंड की क्वांटिटी इंक्रीज कर दे, 1 ब्रांच से 2 ब्रांच खोल दे, लेबर ज्यादा इंक्रीज कर दे, मशीनें यानी कैपिटल ज्यादा इंक्रीज कर दे। एंटरप्रेन्योरशिप भी इनके पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, दिमागदारी लगाने वाले, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि किसी भी फैक्टर को कभी भी चेंज कर सकते हो, तो आप हो लॉन्ग रन में, और आपका लॉन्ग रन 4 दिन में भी आ सकता है और हो सकता है 40 साल में भी ना आए। हाँ, टाइम का कोई लेन देन नहीं है। इसके अपोजिट फिक्स्ड, इसके अपोजिट शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर आपका कम से कम एक फैक्टर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, यानी आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आप सारे फैक्टर्स को बदल नहीं पा रहे, तो आप शॉर्ट रन में जी रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया मेरे घर के आसपास एक छोले भटूरे की दुकान है आजादी से। वो 1947 से अभी तक अपनी लैंड का साइज इंक्रीज ही नहीं कर पाया, तो लैंड वाले फैक्टर को वो इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा, तो लैंड उसका फिक्स्ड फैक्टर है। जब वो फिक्स्ड फैक्टर है उसके पास, तो वो शॉर्ट रन में है। नहीं समझ आया? तरीके से समझ आएगा, अभी आपको क्लैरिटी से समझाता हूं, डिफरेंस भी पढ़ाऊंगा, ध्यान देना मेरे दोस्त। शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड एक ही बात है। इट इज द टाइम पीरियड वेयर एटलीस्ट 1 फैक्टर इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, कम से कम एक फैक्टर आपका कांस्टेंट है। लेकिन लॉन्ग रन की अगर बात करें, लॉन्ग पीरियड भी बोलते हैं इसको, इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड वेयर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। अब देखो जरा, क्लैरिटी आपके पास अब आएगी। मान लो जी, आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना। 4 फैक्टर है। आपने इन 4 में से मान लो 1 2 3 4 4 फैक्टर है। आपने, इधर लिखता हूं मैं फिक्स्ड, इधर लिखता हूं वेरिएबल। आपने मान लो भैया कोई भी फिक्स नहीं रखा हुआ, चारों के चारों आपके वेरिएबल है, तो ऐसा बोला जाएगा आप लॉन्ग रन में अपनी लाइफ बिता रहे हो। अच्छा जी, ओके। अगर मान लो जी आपका एक फिक्स्ड है और 3 वेरिएबल है, तो एक फिक्स है ना, जहां पर भी एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड हुआ तो मतलब आप शॉर्ट रन में आ गए। अच्छा जी, मान लो जी 2 फिक्स्ड है, 2 वेरिएबल है, तो भी आप शॉर्ट रन में हो राज्य। मान लो जी 3 फिक्स्ड है, 1 वेरिएबल है, तो भी आप शॉर्ट रन में हो। बच्चा बोलेगा मान लो सर मेरा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, सारे के सारे फिक्स्ड है, चारों के चारों। अब बताओ भाई, देखो ये बहुत स्पेशल टाइम है, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट रन। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, हमारे सिलेबस में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है। लेकिन मैंने फिर भी आपको क्लैरिटी से बता दिया, क्योंकि बच्चों के दिल में डाउट आता है ये वाला। अच्छा, इससे करना क्या है, इससे सीखना क्या है, अभी बताऊंगा सब कुछ। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में पहले डिफरेंस कर लो, पेपर में 3 नंबर का ये आ सकता है। चलो जी करते हैं।
इधर लिखा है आपके लिए शॉर्ट रन, इधर लिखा है आपके लिए देसी घी का लॉन्ग रन। तीन डिफरेंस आएंगे। पहला मीनिंग का, मैंने पीछे आपको मीनिंग पढ़वा दिया था, आप वही लिख सकते हो। दूसरा डिफरेंस आएगा क्लासिफिकेशन का, मतलब जो हमारे फैक्टर्स हैं वो किस रूप में क्लासिफाइड होते हैं। मतलब अरे शॉर्ट रन है, इसके अंदर कोई ना कोई एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, बाकी सब वेरिएबल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड फैक्टर भी होता है और वेरिएबल फैक्टर भी होता है। अरे भाई लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर मेरे वेरिएबल हैं, मतलब कोई भी फिक्स्ड नहीं है। तो मैं बोलूंगा यहां पर फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स्ड नहीं होता। तो लिखना क्या पड़ेगा मेरे को, लिखना पड़ेगा कातिया, फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इन दिस वेरिएबल्स एंड फिक्स्ड, दोनों ही होते हैं, लेकिन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, ये मुझे बोलना ही पड़ेगा, यहां पर कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता। थर्ड डिफरेंस थोड़ा सोचने का है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई एडजस्टमेंट। मतलब तुम कोई सामान बना रहे हो और तुम शॉर्ट रन में जी रहे हो, फॉर एग्जांपल ब्लेजर बनाने का आपका काम है, शॉर्ट रन में जी रहे हो, आपका एक फैक्टर फिक्स्ड है, मान लो मशीन फिक्स्ड है या लैंड फिक्स्ड है। एकदम से आपके पास बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं आपके सामान की, तो बहुत बड़े ऑर्डर को आप एकदम से प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एक फैक्टर तो फिक्स्ड है। अगर आपको बहुत बड़ा ऑर्डर, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा वाला ऑर्डर प्रोड्यूस करना है, तो हो सकता है आपको एक ब्रांच और खरीदनी पड़े या एक मशीन और खरीदनी पड़े, लेकिन आपकी क्योंकि एक चीज मशीन या लैंड कुछ ना कुछ फिक्स्ड है, इस वजह से आप पूरे ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाते। तो यहां बोलते हैं कि डिमांड के हिसाब से इधर सप्लाई एकदम से एडजस्ट नहीं हो सकती, बाद में धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में जी रहे हो, आप अडानी अंबानी हो, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। आप बहुत बड़ा ऑर्डर मेरे पास लेकर आओगे तो मैं एकदम से अपने फैक्टर्स को चेंज करके उसको प्रोड्यूस करके दे दूंगा। हाँ, तो यहां क्या लिखा हुआ है भाई साहब, यहां पर यह लिखा हुआ है, इन द शॉर्ट रन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड के हिसाब से सप्लाई को एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते। और इन द लॉन्ग रन सप्लाई कैन बी इजीली इंक्रीज्ड इफ द प्रोडक्ट इज डिमांडेड। प्रोडक्ट की डिमांड की गई है तो इसको आसानी से इंक्रीज किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं, बिल्कुल संदीप गर्ग का ये डिफरेंस कॉपी करके ले आते हैं। इधर संदीप गर्ग में लिखा हुआ है डिफरेंस प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, जरूरी नहीं है वो लिखा होना चाहिए, सबका बेस एग्जैक्टली कॉपीड नहीं होना चाहिए, राइट। सप्लाई की एडजस्टमेंट से हम इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट तो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है लास्ट वाले चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके बाद वो लैंग्वेज भेजे पड़ती है, मतलब पल्ले पड़ती है। तो अभी इतना ही करके आप पूरे नंबर ले सकते हो। भाई हमारे कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, आपको थोड़ी सी तसल्ली दे दूं कि मैंने क्या क्या करवा दिया, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हाँ भाई, अपने टॉपिक के अनुसार काम चल रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, बस नाम ही आपसे पूछेगा, इतना ही काम हो गया। शॉर्ट रन लॉन्ग रन करा दिया, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर करा दिया। अब आएंगे इस पे प्रोडक्शन फंक्शन पे। अब आप मेरी बात समझो, मैं कोई भी माल बनाऊंगा, कोई भी फैक्ट्री है, कुछ भी खोल रखा है, माल मेरे को प्रोड्यूस करना है, तो बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जी हां पड़ेगी। तो भाई कितने इनपुट यूज करके मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये कौन बताता है? ये काम थोड़ा टेक्निकल है और इस काम को बताते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर। हाँ, टेक्निकल होते हैं तो हम उनको हायर करते हैं। देखो जी, प्रोड्यूसर क्या होता है ना, प्रोड्यूसर कहता है भाई मेरे को 5000 ब्लेजर बनाने हैं, तो प्रोड्यूसर को 5000 ब्लेजर बनाने हैं, ये प्रोड्यूसर की ख्वाहिश है। तो अब वो इंजीनियर आगे बताएगा कि भाई ये बनाने के लिए कितने लेबर चाहिए, कितनी मशीन चाहिए। तो जो बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मान लो इंजीनियर बोल रहा है कि 4 मशीन और 4 लेबर के साथ आप 5000 ब्लेजर बना सकते हो, या फिर 6 मशीन और 3 लेबर के साथ भी आप 5000 ब्लेजर बना सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप किसको चूज करोगे। बस वो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिश्ता होता है। इनपुट मतलब लैंड लेबर कैपिटल, आउटपुट मतलब जो भी सामान बना रहे हो, जैसे ब्लेजर बना रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जितने ज्यादा इनपुट डालोगे उतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, लेकिन राइट प्रोपोर्शन, राइट कॉम्बिनेशन इनपुट का क्या होना चाहिए, ये एक टेक्निकल टास्क है, इसमें कैलकुलेशन लगती है। तो टेक्निकल टास्क को हम मैथमेटिकल टास्क भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच में एक टेक्निकल रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को बोलते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। कॉन्सेप्ट हो गया। अरे देखो लिखो कैसे, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं मजा आ जाएगा। देखो यहां पर कुछ प्रोडक्शन इंजीनियर भी आपके सामने पेश कर दिए हैं फोटो की फॉर्म में। तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हो, इट रेफर्स टू द टेक्निकल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। मतलब इनपुट आउटपुट भी लिख सकते हो, ये फिजिकल वर्ड लिखने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा। फिजिकल का मतलब
कि हम उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं। बाकी फिजिकल लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये जो टेक्निकल और मैथमेटिकल है ना, ये बहुत सारी रेफरेंस बुक ने ये वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बन भी रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज नहीं किया हुआ प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन में। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना है, कई बारी ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। अब भाई कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन है, आपने मेरा वन शॉट देखा हुआ थ्योरी ऑफ डिमांड का, मैंने वहां पर आपको डिमांड फंक्शन कराया था, राइट। सप्लाई का भी वन शॉट आएगा तो उसमें सप्लाई फंक्शन कराऊंगा। तो कोई भी फंक्शन होता है उसकी इक्वेशन बनती है, क्योंकि ये फंक्शंस मैथ से उठाए जाते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर नॉलेज दी जाती है, बाकी हायर क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसकी इक्वेशन बनेगी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स। जो भी इनपुट है, मतलब इनपुट्स का रिश्ता आउटपुट से दिखाया गया है इस इक्वेशन में, लेकिन ऐसे लिखते हैं भाई, देखो 4 इनपुट्स होते हैं, लेकिन 2 इनपुट्स के एग्जांपल लिख के भी आप इसको सेट कर सकते हो, लव कौशिक, सॉरी लेबर और कैपिटल। कैपिटल को सी से भी लिख सकते हैं और के से भी लिख सकते हैं, जैसा मर्जी सिंबल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं 2 तरीके के, आपको पढ़ा दूं आगे में। लो जी, क्या बोला मैं? प्रोडक्शन फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा जी, ये क्या होते हैं भैया? शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन मतलब एक ऐसा इनपुट आउटपुट का रिश्ता जहां पर कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड हो। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन के साथ में शॉर्ट रन की डेफिनेशन जोड़नी है। क्या लिखूं मैं? लिख के बताऊंगा, मैं चाहता तो पहले भी लिख के लिया था, तो मैं बोलूंगा इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेयर आउटपुट can be increased when at least one factor is fixed and others are increased। मतलब दूसरे फैक्टर को आप इंक्रीज कर रहे हो, एक फैक्टर को फिक्स रख रहे हो, राइट। हां, अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है भैया? ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है, इनपुट आउटपुट का ऐसा रिश्ता है जहां पर सारे फैक्टर वेरिएबल है। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन के साथ में लॉन्ग रन की डेफिनेशन अटैच करनी है बस। तो इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वेयर आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड by changing all variable factors। मतलब तुम किसी भी फैक्टर को चेंज कर सकते हो, तुम्हारी इतनी ताकत है तो तुम किसी भी फैक्टर को चेंज कर दो, तुम्हारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। ऐसी डेफिनेशन लिख दो, है ना, सिमिलर से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से वर्ड ऊपर नीचे भी हो जाएंगे, टीचर बुरा नहीं मानेगा। अब भैया इनकी इक्वेशन भी बनेगी। तो आउटपुट ऑफ गुड एक्स इज फंक्शन ऑफ 2 फैक्टर लिख दो, लेबर कैपिटल। आउटपुट ऑफ गुड एक्स इस फंक्शन ऑफ 2 फैक्टर लिख दो, लेबर एंड कैपिटल। अब भाई देखो, शॉर्ट रन में कोई ना कोई फैक्टर फिक्स्ड होता है। हाँ, तो यहां पर तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा फैक्टर फिक्स्ड है? अरे ऊपर बार का निशान लगा दो, टीचर अपने आप समझ जाएगा। लेबर वेरिएबल है, कैपिटल फिक्स्ड है। बार का निशान लगाने से टीचर की अंडरस्टैंडिंग होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, समझ जाएगा वो यार, समझ जाएगा दोस्त, है ना। यहां पर किसी के भी ऊपर मैंने बार का निशान नहीं लगाया, तो दोनों वेरिएबल है, तो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन की तरह इसकी इक्वेशन बन गई। अब भाई किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आप आगे पढ़ोगे। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही बोल देता हूं, क्योंकि ये ज्यादा नाम सही है। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, राइट। लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने के लिए हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यूज करते हैं, राइट। आपके कोर्स में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता नहीं है, ये होता है। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, इससे पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब आ जाएगा भाई 3 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस बताओ। पहला डिफरेंस, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस डेफिनेशन का, तीसरा डिफरेंस इक्वेशन का।
खत्म कहानी, 3 डिफरेंस बन गए, आपका काम हो गया। बोल दो बल्ले ही बल्ले। आपको लग रहा है ना थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक ठाक आता है इस भाई को, दोस्त को, एजुकेटर को पढ़ाना, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। बताओ देखो जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की PW कॉमर्स वाला क्लास 11th पे जबरदस्त तरीके की वीडियोस मिलती है। ये वीडियोस CBSE क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उनके लिए 12th क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और CUET का पेपर होता है ना 12th के बाद, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए, आप लोग जानते ही हो, राइट? हाँ, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे अब एकदम आपको नया कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, आप ये मान के चलो, क्योंकि किताब ने भी माना हुआ है, थोड़ी सी मानने वाली बात कर लेते हैं। हम एक फैक्ट्री खोल रहे हैं और वहां पर कुछ आउटपुट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट? और सारी की सारी गेम हमारी शॉर्ट रन की है, हम लॉन्ग रन नहीं पढ़ रहे, अभी शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन का मतलब मेरे पास कोई फैक्टर कम से कम फिक्स्ड है, मतलब कम से कम एक फैक्टर तो फिक्स्ड है और बाकी सब वेरिएबल है, राइट? मैं मान लेता हूं कि हम सिर्फ 2 फैक्टर यूज कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, मतलब सारे ही करने पड़ते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं भाई मेरे पास लैंड है जो कि मेरा फिक्स्ड फैक्टर है, साथ में मान लेता हूं एक लेबर है जो कि मेरा वेरिएबल फैक्टर है। लैंड की मेरे पास एक यूनिट है, वो कांस्टेंट है। लेबर यूज कर रहा हूं, लेबर 0, फिर मैंने लेबर 1 रख ली, फिर मैंने लेबर 1 और बढ़ा के 2 रख ली। ऐसे करके मैं अपनी जमीन पर लेबर को बढ़ा रहा हूं, तो जिसको बढ़ा रहा हूं वो वेरिएबल फैक्टर है। अब भाई कुछ ना कुछ माल बनाऊंगा, तो जब मैं लैंड के साथ लेबर यूज कर रहा हूं, तो जो भी माल बनाऊंगा उसको बोलूंगा आउटपुट। मान लो जी ब्लेजर बना रहा हूं, लैंड खरीद ली, लेबर है ही नहीं तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, लेबर ही तो प्रोडक्शन करेगी। अरे मशीन को भी तो चालू करती होगी लेबर, AI आ गया, AI को भी तो लेबर ही हैंडल करती है, अपने आप थोड़ी AI सब कुछ करने लग जाता है, उसको कमांड देनी पड़ती है ना? अभी लेबर नहीं है तो आउटपुट 0 मेरा, ठीक है? लेबर रख ली, मान लो लेबर रख ली, उसने 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, एक लेबर ने। फिर दूसरी लेबर आई, दोनों ने मिलकर यहां पर मान लो 300 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया। 300 मतलब 300 क्वांटिटी ऑफ ब्लेजर यहां पर प्रोड्यूस कर दिए। मानते हो बात को? 1 से भली 2, 2 से भली 3 लेबर होती है। जब एक लेबर थी तो एक लेबर सारा काम संभाल रही थी, मशीन को चलाना, सामान को प्रोड्यूस करके पैक करना, उसको बेचना, यानी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सारे काम संभाल रही थी। एक और लेबर आ गई तो थोड़ा सा स्पेशलाइज हो गए। एक लेबर बोलती है भाई मेरे को मार्केटिंग आती है और पैकिंग आती है, तो वो लेबर अपने काम को कर रही है, मार्केटिंग और पैकिंग को। और जो पहले वाली लेबर थी वो कह रही मैं मशीन चलाऊंगी, प्रोडक्शन करूंगी, तो दोनों स्पेशलाइज हो गए हैं, तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। खैर ये कॉन्सेप्ट अलग की बात है, आपको तो ये पता है कि लेबर सामान बना रही है, तो जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है मेरे दोस्त, इसको आउटपुट बोलते हैं, और इसको ही हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। शॉर्ट में आप इसको TP लिख दोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना अलाउड है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, रिपोर्ट मामला हो गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट किया, आपने किताब में देखा होगा TP क्या होता है। तो TP इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेशन भी कराऊंगा, फॉर्मूला भी कराऊंगा। तो जो सामान हम बना रहे हैं बस उसकी क्वांटिटी को TP बोलते हैं भाई। और इसको कहीं कहीं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। बीच में फिजिकल लगाने से कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा, फिजिकल लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आओ जी आओ, अब मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करके दिखाऊंगा। मान लो जी जो भी सामान बनाया गया इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, राइट? अब मेरे दोस्त टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू का डिफरेंस, मतलब भाई टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज लिखी हुई यहां पर, अब उसका मैं डिफरेंस निकालूंगा, 2 वैल्यू का डिफरेंस। डिफरेंस कितना? 2 वैल्यूज का। मान लो जी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है 0, एक सिंगल वैल्यू है, इसका डिफरेंस तो आ नहीं सकता, डिफरेंस आएगा 2 वैल्यू का। यहां पर जो मैं डिफरेंस निकालूंगा, सामने वाली वैल्यू TP की माइनस पीछे वाली वैल्यू माइनस करूंगा, तो 100 में से 0 गए तो 100 आता है। दिस इज व्हाट? दिस इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर क्यों निकाल रहे हो डिफरेंस? अरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इससे, एक टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, अब लो जी यहां पर डिफरेंस निकालूंगा, सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, तो 300 में से 100 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 200। दोस्तों जो ये डिफरेंस निकाला है ना टोटल प्रोडक्ट का, इस डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, और फुल फॉर्म है इसकी मार्जिनल प्रोडक्ट। लिख दो, छोटा लिखना भी अलाउड है। इसको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा सर मार्जिनल का मतलब क्या होता है, तो राज्य मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल,
या फिर डिफरेंस मान लो, मैंने डिफरेंस ही तो निकाला है, निकाला नहीं निकाला? हाँ जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट एक्चुअली बताता क्या है? ये टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू का डिफरेंस तो है, लेकिन इकोनॉमिक्स की थ्योरी में इसका मेन रोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये बताता है भाई कि जब जब आप किसी भी वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक लेबर लगाई, तो इस लेबर का इंपैक्ट क्या हुआ, मतलब एक एडिशनल क्वांटिटी ऑफ लेबर आपने यूज की, तो इसने कितना एडिशनल आउटपुट बना के दिया आपको। तो भाई एक लेबर लगाई तो इसने 100 यूनिट का आउटपुट बना दिया, तो इसको ही बोल दिया मार्जिनल प्रोडक्ट। एक एडिशनल लेबर से जो एडिशनल आउटपुट बना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा जी, मान लो जी एक और लेबर लगाई, हां तो इसने देखो 100 से 300 कर दिया ना, तो कितना और आउटपुट आपका बढ़ गया, 200 और इंक्रीज हो गया। तो एडिशनल लेबर के यूज से आपका एडिशनल आउटपुट कितना बढ़ रहा है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये इंपैक्ट बताता है कि एक और लेबर यूज करने से आपको कितना फायदा हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, अभी इसकी डेफिनेशन वगैरह भी बता दूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से सब कुछ बता दूंगा। बस आपने एक चीज सीख ली है कि मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की टीपी की दो वैल्यू को माइनस करके। तो यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। एन का मतलब होता है नंबर, कौन सा नंबर, कितने नंबर ऑफ लेबर आप यूज कर रहे हो, राइट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखेंगे तो एनसीईआरटी ने इसको लिखा हुआ ऐसे, टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, एल एन ए की बात है। लेकिन तुम बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को देख रहे होंगे तो वहां पर ये सिंबल यूज नहीं किए, लेकिन मैं आपको भविष्य के लिए भी तैयार कर रहा हूं, कहीं पर भी मात ना खाओ उस चीज के लिए, राइट। अच्छा जी भाई देखो, तुम एमपी का मतलब समझे हो, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा हाई फाई आ जाता है। कैसे? अब देखो लैंड का तो कोई रोल था ही नहीं न्यूमेरिकल में। मान लो जी लेबर लिखी हुई है 1, फिर लिखा हुआ है 3, टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी हुई है 100 और फिर लिखी हुई है 400। आपसे बोला है एमसीक्यू में मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 है, क्योंकि 100 इससे पहले 0 होगा, 0 लेबर में 0 होता है ना, इतना समझाऊंगा नहीं, मान लो क्वेश्चन ये है। आपसे सीधा सीधा बोला है भाई आप ये वाली वैल्यू निकाल दो। तो एक बच्चा क्या बोलेगा, लव सर ने पढ़ाया है टीपी की दो वैल्यू का डिफरेंस, 400 माइनस 100, 300 लिख दो यहां पर, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आंसर तब सही होता जब लेबर आपकी 1 के बाद 2 होती है। जब लेबर मेरी 1-1 करके बढ़ती जाए तो ये आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन यहां पर ये आंसर गलत है। आपको यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट समझना है कि जब भी मैं लेबर को 1 से ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरे को यहां चेंज इन लेबर कैलकुलेट करने की जरूरत है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज इन लेबर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, और साथ में चेंज इन टीपी, ये जो भी वैल्यू होती है ना, ये वाली या ये वाली, इस वैल्यू को हम बोलते हैं चेंज इन टीपी, ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू में कितना चेंज आया, 400 में से 100 माइनस कर दो, 300। तो यहां पर आप निकालोगे डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा लेबर, 150 आपका आंसर आएगा, और ये आपको लिखा मिलेगा ऑप्शन में। यहां पर जो हमारा फॉर्मूला लगा है एमपी का, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा लेबर है। लेबर कौन है यहां पर, वेरिएबल फैक्टर है। तो सच्चाई में यह भी फॉर्मूला हो सकता है कि डेल्टा टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, वो भी लिखा मिले तो वो सही है। लेबर तो हमने यहां पर अज्यूम किया हुआ है कि हमारा वेरिएबल फैक्टर है, कुछ और भी हो सकता है असलियत में। तो वेरिएबल फैक्टर यहां वर्ड हो तो वो ज्यादा सही माना जाता। अब भाई इस चीज को ध्यान रख लेना कि लेबर के अंदर 1 से ज्यादा का गैप हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, और इस फॉर्मूले को आप हमेशा लगाओ तो क्वेश्चन तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। इससे गलत हो सकता है, इससे कभी गलत नहीं होगा। इससे कब गलत होगा, इससे तब गलत होगा जब आपको लेबर का डिफरेंस 1 से ज्यादा का दिया होगा, 1 के बाद 3 दिया हो, 5 दिया हो, 10 दिया हो, वैसे वाला। तो न्यूमेरिकल के लिए सावधानी मैंने बता दी आपको। अगला भाई साहब देखो जी, देखो यहां पर आपको 3 कॉन्सेप्ट करने हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है, 10वीं क्लास में तुमने मीन निकालना सीखा होगा, क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स में भी एवरेज पढ़ी होगी। कैसे निकलता है मीन, किसी भी चीज की जो भी वैल्यूज दी होती है सबका टोटल अपॉन कितने नंबर थे, कितने कातिया थे रे नंबर। तो हम यहां पर प्रोडक्ट का एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं एपी। एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोडक्ट मेरे राज्य, और एपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, मैंने लिख के बता दिया। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे इसको, हमारे पास फॉर्मूला है, एपी होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर हमने लेबर को अज्यूम कर रखा है, राइट। हाँ,
तो 0/0 टोटल प्रोडक्ट ये रहा, लेबर ये रहा, 0/0, 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फिर 100/1, 100 टीपी है, 1 लेबर है, तो आंसर हमारा 100 है। फिर 300/2, 300 टीपी है, 2 लेबर है, तो आंसर हमारा 150। तो ये एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो एवरेज प्रोडक्ट बताता क्या है, ये बताता है भाई कि एवरेजली एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रही है। एवरेजली मतलब पर यूनिट, पर लेबर के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। देखो जी, ध्यान से समझना, जो टॉपर बच्चा होगा वो ढंग से समझ पाएगा, जो एवरेज वाला बच्चा होगा इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेगा, लेकिन समझना, क्योंकि समझोगे तभी तो अच्छा परफॉर्म करोगे। एक लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 100 का। दूसरी लेबर आई तो उसकी वजह से कितना और फायदा हो गया, प्रोडक्शन 300 हो गया, तो 200 का और फायदा हो गया। ये एडिशनल लेबर लगाने से जो भी एडिशनल बेनिफिट होता है, आउटपुट जो बढ़ता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल आउटपुट या मार्जिनल रिटर्न भी बोलते हैं। लेकिन मैं बोलूं 2 लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, आप बोलोगे दोनों ने मिलकर 300 का किया, तो मैं बोलूं 2 ने 300 का किया तो एवरेज निकालो जरा, एक ने कितने का किया होगा, तो आप एवरेज मतलब आधा आधा कर दोगे, 300/2, तो बोलोगे एक बंदे ने लगभग 150 का किया होगा। प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है लेकिन एक अंदाजा है, तो इस अंदाजे वाली वैल्यू को हम बोल देते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको यहां पर तीनों की डेफिनेशन करा दूं। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, लो जी भाई साहब, आपके लिए यहां पर मीनिंग भी लिखा हुआ है। एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग सबसे पहले लिखा हुआ है, लिखा है इट रेफर्स टू द पर यूनिट आउटपुट या पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग या बाय यूजिंग अ वेरिएबल फैक्टर। अच्छा जी, क्या जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा हमें इसका फॉर्मूला लिखना होगा? लिख देना भाई, टीचर खुश हो जाता है। टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर लिखना या एल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेरे राज्य, मार्जिनल प्रोडक्ट, इट रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट या एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय या ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। एक और वेरिएबल फैक्टर यूज करने से, या एडिशनल वर्ड भी यूज कर सकते थे यहां पर, एडिशनल लेबर यूज करने से आपको कितना एडिशनल आउटपुट मिला, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व। हाँ, ये लाइन मैं बाद में जस्टिफाई करूंगा, इन तीनों के डायग्राम सिखाऊंगा। तो जो टोटल प्रोडक्ट कर्व होता है ना, उसके स्लोप का एक नाम है, उसके नाम को बोलते हैं एमपी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन यहां पर एमपी का एक फॉर्मूला लिख के नक्की करो, एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द क्यूमुलेटिव सम टोटल ऑफ एमपी। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन ये भी ठीक है। मतलब पहले लिखो, टोटल प्रोडक्ट के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला यहां से बना है टीपी, लेबर को एपी से मल्टीप्लाई कर दो। एक और फॉर्मूला है समीशन ऑफ एमपी, मतलब आपको अगर कहीं क्वेश्चन में लेबर और एमपी की वैल्यू गिवन हो, मान लो लेबर 1 2 3, तो एमपी की वैल्यू मान लो 10 11 12, तो आप टीपी निकाल सकते हो एमपी की वैल्यू को जोड़ के। 10 है तो 10, 10 और 11 21, 21 और 12 33, तो टीपी की वैल्यू आती है एमपी की वैल्यू को प्लस कर करके। मान लो ये फ्रीक्वेंसी है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मानते हो? अरे स्टैट्स में पढ़ते थे ना मीडियन में, एफ और सी एफ 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 11th के स्टैट्स में भी पढ़ा होगा, राइट। हाँ, तो वैसे ही यहां पर आता है टोटल प्रोडक्ट इज द क्यूमुलेटिव टोटल, इसलिए वर्ड यहां पर क्यूमुलेटिव यूज किया है। इसके नीचे करता ना टोटल सबका, तो उसको बोलते हैं सम टोटल। सम टोटल नहीं, क्यूमुलेटिव टोटल, मतलब एक एक करके टोटल कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आपको एमपी की वैल्यू गिवन हो तो आप टीपी की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। भाई आधा चैप्टर खत्म हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रह गया, राइट। अब उसको समझाऊंगा एक घर वाली बातचीत से। घर वाली बातचीत मतलब भाई अब जो करा रहा हूं ना वो सीधा 6 नंबर का पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। पिछले 40 साल के अगर मैं फाइनल ईयर के पेपर उठा के देखूं बच्चों के, मतलब फाइनल ईयर मतलब जो लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन होता है, तो 40 साल में से 35 साल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से कहीं ना कहीं से टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा जैसा मर्जी हो क्वेश्चन बना हुआ आया है, समझे? तो चलो जी मैं आपको सिखाता हूं, आप जरा ध्यान दो। एक सिचुएशन अज्यूम करो, सिचुएशन अज्यूम करो अपने घर की। घर के अंदर एक फिक्स्ड फैक्टर है किचन। किचन को फिक्स्ड फैक्टर इसलिए मान के चल रहा हूं
क्योंकि किचन की क्वांटिटी जनरली इंक्रीज होती नहीं है, जितनी किचन है लंबे समय तक उतनी रहती है, राइट। किचन एक लैंड है, तो लैंड को हमने फिक्स्ड फैक्टर मान लिया। अब उस लैंड पर प्रोडक्शन होता है, सब्जी बनती है, रोटी बनती है, छोले चावल, छोले भटूरे, मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, शामी कबाब, बिरयानी, व्हाटएवर यू गाइस ईट, वो घर के अंदर बनता ही है, राइट। हाँ, वेज नॉन वेज जैसे भी बच्चे हो उस हिसाब से बनता है ना। लेबर की तरह वहां पर काम करते हैं घर वाले, मम्मी, मौसी, चाची, कभी पापा, कभी तुम भी हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना। तो अब मान लेते हैं भाई साहब आपका बर्थडे है और मम्मी चाहती है किचन के अंदर कुछ अच्छा अच्छा बनाना, और मम्मी की प्रॉब्लम समझो आप, मम्मी की प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट जनरेट कर लोगे, मैं बता रहा हूं, मम्मीज या मम्मास प्रॉब्लम इन द किचन। यहां से उखाड़ के लाऊंगा कॉन्सेप्ट, फिर कहना कि हां लव कौशिक पढ़ाता है इकोनॉमिक्स दमदार, समझ रहे हो। हां, मान लो जी भाई किचन है मेरे पास, लैंड, लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है 1 1 1 1 1 1। मम्मा ने यहां पर प्लान किया कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरी बच्ची का जन्मदिन है, आज बनाएंगे आलू, एक सब्जी सूखी आलू गोभी, फिर बनाएंगे एक सब्जी गीली मटर पनीर, और बनाएंगे पूरी, मीठे में खीर या हलवा कर देंगे, और सलाद वलाद काट देंगे, मेहमानों को पड़ोसियों को बुला लेंगे और बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे बच्चे का बर्थडे। केक वेक क्या काटेंगे, बढ़िया पकवान बना के बच्चे का बर्थडे मनाना है। तो मम्मी ने बोला भाई इस जमीन पर यानी इस लैंड पर मैं काम करूंगी। जब तक मम्मी नहीं थी, कोई लेबर नहीं थी, तो कुछ माल प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। अब मम्मी आई है तो भाई देख रहे हो किचन के अंदर एक कैसे गैस रखी होती है, गैस स्टोव बोलते हैं, एक यहां एक यहां, किसी के घर में 3 होती है, किसी के घर में 4 खाने होते हैं, मैं मान लेता हूं 2 है भाई, या 3 मान लेते हैं, 3 जगह आग लगती है और खाना बनता है, राइट राइट। हाँ, यहां बटन होता होगा इसका ना, 3 मान लेता हूं, जनरली 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, राइट। हाँ, तो भाई मम्मा ने यहां पर कुछ ना कुछ बनाना शुरू किया। अब भाई मम्मा का साथ देने आ जाती है राजे, कौन, पहचान सकते हो, मौसी। मौसी कौन होती है, मौसी होती है मम्मा की बहन। तो यहां पर लेबर इंक्रीज हो जाती है, मम्मा खुश हो जाती है, कहती है चलो मेरा साथ कोई देने आया। तो मौसी कहती है कि मुझे अच्छे से मीठा बनाना आता है, खीर हलवा मैं देख लूंगी, बाकी तू कर ले। तो मम्मी का काम हल्का हो जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है यहां पर, यानी जो बंदा जिस काम को करने में स्पेशलाइज्ड है वो कर लेता है। अच्छा जी, फिर आ जाती है भाई तुम्हारी एक पड़ोसन, पापा को ढूंढते ढूंढते, और पड़ोसन को दिखता है किचन में काम चल रहा है, तो वो भी कहती है अरे मैं तो आलू गोभी की सब्जी बहुत मस्त बनाती हूं, सूखी वाली मस्त। तो ये अपने काम में लग जाती है भाई। धीरे धीरे देख रहे हो लैंड के ऊपर लेबर बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ता जा रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, स्पीड तेजी से बढ़ रही है। अच्छा जी, लेकिन एकदम से आती है भाई, फिर रिश्तेदार आने शुरू होते हैं, बुआ आती है, बुआ कहती है अरे 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 बोले राजा बेटा की, राजा बिटिया की मौसी आई हुई है, बुआ भी आ गई। भाई बुआ कहते हैं सलाद वलाद काटने का काम मेरा, खीरे वीरे मैं काट लूंगी। ठीक है जी, बुआ तुम्हारी 2 हैं, एक और बुआ आ जाती है, मान लो एक और बुआ आ जाती है, इसके बाद धीरे धीरे करके बुआ आ गई। अब यार बुआ ना थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर देती है, मम्मी वाली साइड और बुआ वाली साइड इकट्ठी हो गई, थोड़ी सी वो चल रही है, फाइट चल रही है यहां पर। अरे ये काम मैं कर लूंगी तू वो कर ले, अरे ये काम मैं कर लूंगी तो सफाई कर ले, किचन छोड़ तू। तो आपस में क्या चल रहा है यहां पर, प्रोडक्शन जो चल रहा था, सामान जो बन रहा था, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, खटर पटर मच जाएगी, क्योंकि किचन लिमिटेड है यार, किचन इतना बड़ा नहीं है कि सब अपनी अपनी गैस पे अपना अपना सामान प्रोड्यूस कर ले। एक चीज तो हमारे पास लिमिटेड है ना, फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड है, ये बात नुकसान दे जाएगी, राइट। अच्छा जी, फिर पापा देख रहे हैं भाई, पापा भी आ गए हैं काम करने के लिए। अब यहां टीम बन गई, ये पापा वाली साइड है, ये मम्मी वाली साइड है। अब पापा भाई बुआ का साथ देने लगे, मम्मी आंखें दिखा रही है, लड़ाई हो गई, यहां सब्जियां बनी बनाई गिर गई, इतनी ज्यादा लेबर हो गई है एक छोटी सी किचन के अंदर, बनी बनाई सब्जियां गिर रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, गिर रहा है। तो जिंदगी में होता क्या है, आप बात समझो मेरी दोस्तों, बात समझो मेरी, मैं बताना चाहता हूं आपको। आप मम्मी की किचन से बाहर निकलो, थोड़ा फैक्ट्री वाले एरिया पे आओ और सोचो, जब हमारे पास एक फिक्स्ड लैंड होती है ना, उसके ऊपर जब हम लेबर बढ़ाते रहते हैं, तो शुरू में जब लेबर बढ़ती है तो बहुत फास्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर लेबर बढ़ते बढ़ते हमारे प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की स्पीड स्लो हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, अगर तुमने हद से ज्यादा लेबर रख ली तो प्रोडक्शन गिर भी सकता है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ भाई बोल रहा हूं, आपको करके ही बताऊंगा। मान लो जी, आपके लिए थोड़ा सा यहां प्लॉट करता हूं मैं डायग्राम सा। मान लो जी, ये मेरे पास लैंड है,
मानो ना, लैंड है। हाँ जी मान लिया, चलो ठीक है, ओके रिपोर्ट है। बहुत प्यारा सोना, अच्छे वाले बच्चे हो भाई। तो ये लैंड है, अभी इस पे लेबर है ही नहीं तो प्रोडक्शन है ही नहीं, लैंड फिक्स्ड है। एक फैक्टर को फिक्स्ड इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, सारी बातें शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन, राइट। हाँ, एक लेबर आई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगी, एक और आई प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक और आई प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अच्छी फास्ट स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेबर बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ता गया। लेकिन अब लेबर की जगह कम बची है, मान लो एक और लेबर तुमने एडजस्ट कर ली, तो इससे प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रोडक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। एक और रख ली, एक और रख ली, एक और रख ली, प्रोडक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम लेबर रखोगे और मालिक को पता लग जाएगा इस लेबर रखने से कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और गलती से एक लेबर और बढ़ा दी, धीरे धीरे करके और लेबर बढ़ा दी, तो तुम्हारा प्रोडक्शन गिरने लग जाएगा। क्यों? फैक्ट्री में जितनी लैंड है ना उससे ज्यादा तो लेबर हो गई है, तो लेबर ओवर क्राउडेड होनी नहीं चाहिए। ये एक जनरल सा फैक्ट है। फैक्ट क्या है भाई? फैक्ट ये है कि जब मैं एक फिक्स्ड लैंड के ऊपर लेबर को इंक्रीज करता रहता हूं तो मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट को क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट पहले बहुत तेजी से बढ़ता है, हाँ शुरुआत में तेजी से बढ़ेगा, मम्मी मौसी पड़ोसन है तो, फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, यानी फिर बुआ हुआ आ जाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, फिर पापा के आने पर यानी लेबर और बढ़ाने पर आउटपुट गिर भी जाता है। ये एक फैक्ट है। दिस फैक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अरे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से, थोड़ी सी और टेक्निकलिटीज लेकर आते हैं। तुम सोचोगे वन शॉट की रिवीजन करा रहा है, अरे मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं आपको, ढंग से समझो जरा। थोड़ा सा और लेते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को थोड़ा सा और करते हैं। पहले मैथ में आते हैं, मैथमेटिक्स पे आ जाओ भाई, मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स की थोड़ी सी लैंग्वेज क्रैक करनी जरूरी है। चलो जी भाई, देखो जी मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं, नंबर लिख रहा हूं ऐसे, ध्यान देना। 100, 200, 300, 400, 500, ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं जी, हां इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर मैं यहां पर भी लिखूंगा 100, 200, 250, 260, 265, ये नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहां भी लिखूंगा 100, 200, 400, 700, 1100, 1600, ये नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। सारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। फर्क इतना है कि यहां पर जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं सबके बीच में गैप 100 का है, यानी सबके बीच में गैप कांस्टेंट है। तो मैथ की भाषा में इसको बोलते हैं दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट मतलब, रेट का मतलब मान के चलो गैप है यहां पर। दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट गैप यानी इक्वल गैप। ओके, ये वर्ड हम यूज भी नहीं करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में आगे। यहां देखो, यहां नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, पहले इन दोनों के बीच में 100 का गैप था, फिर इन दोनों के बीच में 50 का गैप हुआ, फिर इन दोनों के बीच में 10 का गैप हुआ, 260 और 250 का 10 का गैप हो गया, फिर इन दोनों के बीच में 5 का गैप हुआ। भाई इधर नंबर इंक्रीज तो हो रहे हैं धड़ 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 धड़, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो आप बोलो कि हियर वी सी दैट नंबर्स आर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग गैप। डिक्रीजिंग गैप या फिर डिक्रीजिंग रेट, ये गैप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। पेपर में आप गैप नहीं लिखोगे, रेट लिखोगे, मैं बताऊंगा इसको यूज कहां करना है। अब इधर देखो, 100-200 के बीच में 100 का गैप, 200-400 के बीच में 200 का गैप, 400-700 के बीच में 300 का गैप, 700-1100 के बीच में 400 का गैप, 1100 और 1600 के बीच में 500 का गैप। हियर नंबर्स आर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, यानी इनके बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो दीज आर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट। तो मेरा कहना यह है, अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लेकर आऊं, थोड़ा सच्चाई में लेकर आऊं, तो मैं यूं कहना चाहूंगा कि जब किचन में लैंड फिक्स्ड है और मम्मी मौसी पड़ोसन बुआ पापा लेबर बनके उस पर काम कर रहे हैं, यानी एक फैक्ट्री में अगर एक मेरे पास एक फिक्स्ड फैक्टर है, मान लो लैंड, और उसके ऊपर मैं लेबर को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं, तो शुरुआत में मेरे को देखने को मिलेगा कि मेरा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर जब लेबर की संख्या थोड़ी बढ़ती जाएगी तो देखने को मिलेगा मेरा प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्ट। और फिर जब लेबर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मुझे देखने को मिलेगा कि मेरा प्रोडक्शन गिर गया है। क्या हो गया है? गिर गया है, ये नहीं आता। तो जब प्रोडक्शन गिर जाता है तो बोलते हैं प्रोडक्शन फॉल हो गया। ये बात सच है झूठ है? ये बात सच है, और इसी बात को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा जी, डेफिनेशन रीड करा दूं क्या कातिया? हाँ जी मेरे साथ डेफिनेशन रीड कर लो। आपको स्वाद पूरे आने चाहिए कॉन्सेप्ट के, ऐसा ना हो कि स्वाद कम हो जाए।
ठीक है, तो मैं आपको स्वाद दे देता हूं कॉन्सेप्ट का। लो जी, यहां लिखी हुई है बढ़िया सी परिभाषा लिखी हुई है भाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो क्या लिखा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लो ये बात बयान करता है, एज मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। यूज्ड का मतलब होता है एम्प्लॉयड, किसी किसी किताब में इसको एम्प्लॉयड लिखा है, तो मुश्किल भाषा भी यहां क्लियर कर रहा हूं। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल में हम लेबर को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे थे विद अ फिक्स्ड फैक्टर, जैसे कि हमारे एग्जांपल में लैंड यानी किचन फिक्स्ड फैक्टर था, तो एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इन द बिगिनिंग टीपी, टीपी मतलब हमारा आउटपुट जो भी सामान बना रहे हैं उसको बनाना कैसे इंक्रीज होगा, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, यानी बहुत फास्ट इंक्रीज होता है। देन उसके बाद क्या होगा, टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग का मतलब होता है राज्य डिक्रीजिंग, स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। एंड फाइनली टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ये बात सच है झूठ है, ये बात सच है, आपको माननी पड़ेगी। मैं नंबर्स की गेम से आपको समझाऊंगा, नंबर्स लूंगा। अच्छा जी, पहली बात तो ये क्लियर करूं, बच्चा बोलेगा सर इसका नाम वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों रखा है, पहले ये क्लियर करो। अच्छा क्लियर कर देता हूं भाई, पहले तो ये भी बताऊंगा, इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलने का मतलब समझो जरा, रिटर्न का मतलब होता है फायदा, फायदा मतलब हम जब यहां पर फैक्टर लगा रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा है, सामान बन रहा है, आउटपुट ही फायदा हो गया। तो फैक्टर लगाने से जो आउटपुट मिलता है उसका लॉ है ये। फैक्टर कौन सा लगा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर रहे हो ना, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। दिस आउटपुट इज कॉल्ड रिटर्न हेयर। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे करके बताऊंगा, आप जरा ध्यान दो मेरे एग्जाम्पल पे। भाई साहब लो जीरो, मैंने क्या बोला ध्यान देना, एक मस्त सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा। और लो जी मित्रों, मैंने यहां पर बोला राजे कि मान लो जी मैं लेबर यूज कर रहा हूं और लैंड मेरा कांस्टेंट है, तो मैं लैंड नहीं दिखा रहा। एक फैक्टर मेरा वेरिएबल है, एक फैक्टर मेरा फिक्स्ड है, फिक्स्ड को मैं दिखाई नहीं रहा। लेबर 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट 300 और 100 300 600 बहुत तेजी से बढ़ा। मतलब पहले 100 और 300 में 200 का गैप था, फिर 300 और 600 में 300 का गैप हुआ, फिर और लेबर आई, तो ऐसे करते करते मेरा प्रोडक्शन 600 800 900 और फिर 900, मतलब स्लो स्लो बढ़ रहा है। 600 से 800 200 का गैप, 800 से 900 100 का गैप, और 900 से 900 0 का गैप। तो ये गैप धीरे धीरे गिर रहा है। और फिर मैंने फालतू की एक और लेबर रख ली, पापा आ गए किचन में, तो आउटपुट गिर गया। ये तीन बातें होती है, पहले मेरा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर फॉल हो जाता है। ये तीनों बातों को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो जी लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, यहां से लेकर यहां तक मैं बोलता हूं टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और यहीं से लेकर यहां तक जीरो इंक्रीज हुआ है तो जीरो भी काउंट होगा, तो टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और यहीं से लेकर यहां तक टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग या डिक्रीजिंग। राइट, मैंने एक ही दिखाया है, चाहते तो और भी दिखा सकते थे। एक्चुअली क्या है, मैंने यहां पर सिर्फ 7 लेबर्स लिए हैं, असलियत में 700 लेबर भी हो सकते हैं, 7000 लेबर भी हो सकते हैं, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट थोड़ा शॉर्ट में ही समझाना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए हम छोटा ही एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर बड़ी बात एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एक फैक्टर हमारे यहां पर फिक्स्ड है, दूसरा फैक्टर यहां पर हमारा वेरिएबल है। ये मैंने कैपिटल लिख दिया, आप चाहो तो लैंड लिख देते, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो। दोस्तों यहां देखो, मेरी कैपिटल 111 है, लेबर 1 2 3 4 है। अगर मैं इसकी रेशो निकालूं, रेशो का मतलब होता है प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन एक ही बात मान के चलो। पहले कैपिटल और लेबर मेरे 1:1 रेशो में थे, 1 ये, फिर मैंने लेबर बढ़ाई तो इनका रेशो हो गया 1:2, तो रेशो बदल गया ना, पहले 1:1 का रेशो था, फिर 1:2 का हो गया, यानी एक लैंड और एक कैपिटल और 2 लेबर। फिर रेशो हो गया 1:3 का, फिर 1:4 का, तो ये रेशो बदलता जा रहा है, और बदलने को बोलते हैं वेरिएबल। इसलिए लॉ बनाया है, लॉ ऑफ वेरिएबल रेशो।
फैक्टर रेशो चेंज हो रही है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की जो रेशो है वो बदल रही है, तो उसके हिसाब से जो भी हमें आउटपुट का रिटर्न मिलता है उससे रिलेटेड लॉ है, तो बोल दिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी यहां पर लेबर फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर की रेशो बराबर नहीं है, बदल रही है, बदलने को बोलते हैं वेरिएबल और रेशो को बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसलिए नाम रखा है, बस नाम में कुछ ऐसा है नहीं। बाबा इतनी बात जान के चलो भाई, इतनी ही बात जान के चलो। अब आपको इसके डायग्राम पे लेके चलता हूं। जब मेरे राज्य आपने 3 कॉन्सेप्ट मेरे साथ किए, टीपी, एमपी और एपी, अभी इन दोनों को साइड करो, मेरा सारा जोर टीपी के ऊपर है। इनके डायग्राम यानी इनके कर्व कराऊंगा जस्टिफाई करा के। देखो जी, मैथ बोलती है, मैथ पे आते हैं पहले, मैथ क्या बोलती है, कोई भी चीज इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है ना तो उसका कर्व ऐसा बनता है, ऐसा। कोई भी चीज डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है ना तो उसका कर्व ऐसा बनता है, और कोई भी चीज कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है ना उसका कर्व ऐसा बनता है। मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट स्पीड आप चेक करो, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये स्लो 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 बढ़ रहा है, और ये इक्वल गैप से बढ़ रहा है। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कैसा होता है, पहले तेजी से बढ़ता है फिर स्लो स्लो बढ़ता है। तो यहां बनाऊं, पहले तेजी से बढ़ेगा टीपी, फिर स्लो स्लो बढ़ेगा, यानी ये वाला तेजी से भी आ गया, फिर ये स्लो स्लो भी आ गया, और फिर टीपी गिर जाएगा। तो ये टोटल प्रोडक्ट कर्व की शेप जस्टिफाई हो गई, समझ रहे हो? हाँ जी, यहां से समझाऊंगा आपको। लो जी, टोटल प्रोडक्ट कर्व कैसा होता है, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ओके, फिर रंग बदल दूंगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ओके, फिर ये गिर जाएगा कातिया, समझ रहे हो? इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट और फिर फॉल, ये टोटल प्रोडक्ट कर्व की शेप है। और भाई ये आपको ध्यान रखनी है, ऐसी शेप होती है। हम जब भी कोई कर्व बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर। यहां पर लेबर था तो लेबर लिख दिया। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर दिया जी। पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखोगे वो बताना बाकी है जी। अभी ध्यान से समझो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सिर्फ टीपी नहीं एमपी भी एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें यहां पर एमपी भी पढ़ना है। कैसे भाई साहब, इस टीपी से आप एमपी की वैल्यू निकालो, मैंने निकालनी सिखा रखी है आपको। टीपी से जब एमपी की वैल्यू निकालते हैं तो देखो निकालनी सिखा रखी है, ऐसी बात नहीं कि सिखाई नहीं है, लव कौशिक ने सिखाई है आपको। एमपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंस आता है भाई टीपी की वैल्यू का। 100 में से पीछे क्या होगा, 0 लेबर तो 0 आउटपुट, 100 में से 0 गया तो 100, 300 में से 100 गया तो 200, 600 में से 300 गया तो 300, 800 में से 600 गया तो 200, 900 में से 800 गया 100, 900 में से 900 गया 0। ये वो सिचुएशन है जब एक लेबर बढ़ाई और मालिक को पता चल गया कि इस लेबर ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया। फिर एक लेबर और बढ़ा के देखी तो 800 में से 900 माइनस करो -100, यानी नुकसान हो गया। इस बात को ध्यान रखना भाई। हां राजे, नुकसान हो गया, इस बात को समझना। देखो मैं क्लैरिटी देता हूं आपको कि एमपी का कर्व कैसा बनेगा। एमपी का बिहेवियर चेक करो ना, एमपी कर्व मुझे बनाना है तो एमपी का डायग्राम आपको सिखाऊंगा। इधर लिखो एमपी, इधर लिखो वेरिएबल फैक्टर, यानी लेबर लिख देता हूं अभी। भाई एमपी की वैल्यू 100, 200, 300 बढ़ रही है और उसके बाद 300, 200, 100 -100 गिर गई, तो मैं एमपी की वैल्यू पहले बढ़ाऊंगा फिर गिरा दूंगा। नेगेटिव भी जाता है एमपी, यानी कोई ना कोई लेबर ओवर क्राउड होने के बाद नुकसान भी करवा देती है। तो एमपी के बारे में बोलूं तो एमपी राइज भी होता है, फॉल भी होता है, फॉल होते होते नेगेटिव भी चला जाता है। तो एमपी का पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव पोर्शन दोनों होता है। जैसे इंग्लिश में यू लिखते हैं ना, तो ये उल्टा यू है, तो क्या बोलूं मैं इसको, इनवर्स यू शेप्ड कर्व हो गया। कोई पूछे आपसे व्हाट इज द शेप ऑफ एमपी कर्व, तो हम बोलेंगे इनिशियली एमपी राइजेस देन फॉल्स एंड बिकम्स नेगेटिव लाइक इनवर्स यू शेप्ड कर्व। फाइन, एपी को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले जो टीपी और एमपी कर्व हमने बनाए हैं, टीपी और एमपी कर्व हमने बनाए हैं, इसके थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक बार क्रैक कर लें। ठीक है, मतलब मैं एमपी और टीपी दोनों एक साथ बना दूं। दोस्तों यहां बनाऊंगा मैं आपके लिए टोटल प्रोडक्ट कर्व और इसके नीचे बनाऊंगा मैं आपके लिए मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। मैं चाहता तो पहले से बना बनाया लिया था, लेकिन मैं आपको यहां बना के सिखाना चाहता हूं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ओके जी, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ओके जी, फिर ये फॉल होगा, ओके जी। अब मेरी बात समझना आप, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा।
मेरे को इससे रिलेट करके एमपी कर्व निकालना है, क्योंकि मैं यहां पर अभी आपको एमपी और टीपी का रिलेशनशिप समझाऊंगा। किसका रिलेशनशिप? एमपी और टीपी का रिलेशनशिप समझाऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा भाई साहब देखो, यहां पर एमपी 0 है, तो एमपी 0 कहां होता है? टेबल देखो, एमपी राज्य 0 वहां होता है जहां पर टीपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। देखो यहां पर 900 वैल्यू है और 900 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर। आप बोलोगे सर 2 बार 900 है, अरे तो दोनों को मैक्सिमम थोड़ी बोलेंगे, मैक्सिमम उसको बोलते हैं जिसके बाद अगली वैल्यू गिरती है। हाँ, 900 के बाद अगली वैल्यू गिरी तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नहीं, इसके बाद तो दूसरी वैल्यू सेम है ना, ये मैक्सिमम। तो जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 होता है। तो जहां पर टीपी मैक्सिमम यहां पर एमपी 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया एमपी कर्व अगर ड्रॉ करना है तो। ओके जी, ठीक है जी। अब देखो जरा, ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर टीपी ने इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना बंद कर दिया। कहां पर बंद कर दिया भाई? टीपी यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। यहां पर एमपी की वैल्यू 300 है। क्या एमपी की वैल्यू 300 से ज्यादा कहीं है? नहीं है। तो यहां पर एमपी मैक्सिमम होता है, ये वाला पॉइंट एमपी का मैक्सिमम का। तो यहां से कुछ भी मैं खींच दूं, कहीं भी लाइन रोक दो जहां तुम्हारा मन करे, वहां पर एमपी को मैक्सिमम बना दो और फिर यहां से एमपी कर्व ड्रॉ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी मेरे फॉर्मूले से आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, तब आप टीपी के साथ एमपी कर्व को बहुत अच्छे से बना पाओगे और एमपी और टीपी का रिलेशनशिप अच्छे से बता पाओगे। एक्चुअली 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो लिख रहा हूं मैं यहां पर, भाई साथ लिख के चलना चाहता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट कितने नंबर का आता है? 4 से 6 नंबर का। तो पहला रिलेशन लिख रहा हूं भाई, यहां पर मैं रिलेशन ऐसे बनाऊंगा, देखना जरा आप संतरी रंग से। जब ये मेरा एमपी बढ़ रहा होता है ना, तो टीपी बढ़ रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो लिखूंगा व्हेन एमपी राइजेस कॉमा टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। प्लीज आप इसको फुल फॉर्म में लिख देना, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। दूसरा, एमपी मैक्सिमम है तो इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जब एमपी गिर रहा है, देखो गिर रहा है एंड तक, लेकिन दो बातें हैं, यहां तक एमपी पॉजिटिव है इस पॉइंट तक, इसके बाद एमपी नेगेटिव हो गया। तो मैं इस पॉजिटिव पोर्शन की बात करूंगा, जब एमपी गिरता गिरता पॉजिटिव है तो टीपी मेरा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो दूसरा बन गया व्हेन एमपी फॉल्स एंड पॉजिटिव। तो कॉमा लगा के टीपी के बारे में बताऊंगा, टीपी इंक्रीजेस एट स्लो रेट या डिक्रीजिंग रेट, और इसको डिमिनिशिंग रेट भी बोल सकते हो। मजा आ रहा है ना? चीजें क्लियर हो रही है ना भाई? कमेंट सेक्शन में बताओ। थर्ड नंबर पे चलेंगे कातिया, ये रिश्ता बनेगा जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी 0 है। तो व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट भी मान सकते हो आप। देखो भाई साहब, पेपर में रिलेशन आया है एमपी और टीपी में, तो पहले मैं एमपी लिखूंगा हर लाइन में, उसके बाद टीपी के बारे में लिखूंगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आए टीपी और एमपी में, तो पहले टीपी के बारे में लिखो फिर एमपी के बारे में लिखो, वो सीक्वेंस मैंने बनाया, राइट? चौथा रिलेशन, जब एमपी मेरा गिरता गिरता नेगेटिव हो गया तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, मेरे राजे, नेगेटिव मतलब गिरते गिरते नेगेटिव हो गया, तो टीपी स्टार्ट फॉलिंग। ये 4 रिलेशन है। 5वां और बना सकता हूं कि बोथ एमपी एंड टीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय ईच अदर। एमपी कैसे कैलकुलेट होता है? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा लेबर। टीपी कैसे कैलकुलेट होता है? समीशन एमपी। लेकिन यही 4 ऑफिशियल रिलेशन है। पेपर में क्वेश्चन आएगा डायग्राम से, तो डायग्राम बनाना, ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे लिखोगे लेबर और वाई एक्सिस पे यहां टीपी कर्व बनाया तो इधर टीपी, यहां एमपी कर्व बनाया तो यहां एमपी। बुक्स के अंदर एमपी और टीपी एक ही डायग्राम में बना दिए, आप वैसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ, मैंने फिर भी आपको बना के दिखा दिया। अब आता है भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये टेबल पेपर में आए तो ये टेबल बनाओगे जो मैंने बना रखी है टीपी और एमपी को कैलकुलेट करके।
अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम आ गया तो डायग्राम वही बनाओगे जो मैंने अभी बनाया था एमपी और टीपी का। किसका? ये एमपी और टीपी का, बस थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जब डायग्राम बनता है ना तो थोड़ी सी बातें अलग तरीके से होती है। देखो जरा, सबसे पहले बनाऊंगा मैं इधर टोटल प्रोडक्ट कर्व, फिर इसके नीचे बनाऊंगा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो राजे पहले टीपी मेरा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ा दिया, फिर मेरा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ा दिया, फिर टीपी गिरता है, गिरा दिया। अब मैं 3 रंग इसलिए अलग यूज कर रहा हूं ताकि बच्चे को पता लग जाए टीपी कर्व बनता कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा बनाए जाते हैं। अबे गलत है भाई, शुरू में ऐसी लहर होनी चाहिए। तो मैंने 3 टुकड़े करके बताया ढंग से आपको, राइट? हाँ, और ये -100 है, 700 नहीं है ना? हाँ, तो लो जी, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां एमपी 0 होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है रिलेशन में, जहां टीपी का ये पॉइंट आता है जहां पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टॉप होता है वहां एमपी मैक्सिमम होता है, तो ये पॉइंट आता है। तो भाई मैं एमपी कर्व यहां बना देता हूं, ये लो जी। अभी एमपी और टीपी के बीच के रिलेशनशिप जैसा डायग्राम लग रहा है, लेकिन इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला डायग्राम बनाऊंगा। लेकिन तुम्हारे डाउट कुछ क्लियर करता हूं। बच्चों का यहां पर डाउट होगा, सर ये टीपी गिरता गिरता 0 हो सकता है क्या? नो, नहीं हो सकता। शुरू में 0 हो सकता है 0 लेबर पे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तुम इतनी सारी लेबर बढ़ाओ, तुम्हें दिख रहा है कि आउटपुट गिर रहा है, तुम और गिरवाओ, पता लग गया ना आउटपुट गिर रहा है। इसके बाद एक मालिक, एक फैक्ट्री का मालिक लेबर नहीं बढ़ा सकता। टीपी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, एपी भी नहीं हो सकता नेगेटिव, सिर्फ एमपी नेगेटिव हो सकता है, राइट? हाँ, इतना ध्यान रखना, मेरे को पता है तुम्हारे दिल में क्वेश्चन होगा। और एमपी कहां से स्टार्ट होता है? बीच में से या ओरिजिन से? कहीं से भी हो सकता है स्टार्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ जी आओ। अब देखो भाई, इस डायग्राम के 3 टुकड़े बनेंगे। ये लाइन डाली है ना, इसको बोलते हैं फेज 1, इस पोर्शन को बोलते हैं फेज 2, यानी इन दोनों हरी लाइन के बीच में, और इस पोर्शन को बोलते हैं फेज 3। मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इस डायग्राम के 3 टुकड़े किए हुए हैं। अच्छा जी, फेज 1 को बोलते हैं राजे इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब बहुत तेजी से टीपी बढ़ रहा है। फेज 2 को बोलते हैं डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न। अच्छा, और फेज 3 को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। आपको पेपर में ऐसा पॉइंट बना के, ऐसा डायग्राम बना के आना है। अच्छा, क्यों बोलते हैं? ये सारे के सारे नाम एमपी के ऊपर रखे हुए हैं। एमपी बढ़ता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी गिरता है तो डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग रिटर्न, एमपी नेगेटिव तो नेगेटिव रिटर्न। तो प्लीज ध्यान रखना। ओके, रिपोर्ट है। जो बच्चा, अगर देखो मैं जब पढ़ाता हूं ना बच्चों को, तो बच्चे बहुत सारे होते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये वीडियो देख रहे हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे 12th क्लास वाले ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 12th क्लास वाले बच्चे दिख रहे हैं। सीए में भी बच्चे पसंद करते हैं, सीए के बच्चों को पढ़ाता हूं तो सीए के बच्चे सीए वाला यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियो देखें, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहां पर स्कूल के लेवल पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सीए में अलग एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पर अलग लेवल पे होता है, ध्यान रखना, ठीक है? वहां पर भी है ये टॉपिक, तो ये भी स्कूल के लेवल से हिसाब से करा रहा हूं। तो भाई ये पूरा तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम बन गया। आपको ये फेजेस मेंशन करने बहुत जरूरी है इसके अंदर। अब एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट जहां पर टीपी ने लचक ली, जहां पर टीपी स्टॉप्ड इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, भाई इस पॉइंट को स्पेशली बोला हुआ है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है मैथ्स में करवट लेना, यानी टर्न लेना। अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे कोई पूछ ले इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर टीपी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और इसी पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम होता है, तो इस पॉइंट को भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम भी होता है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। बस इतना ध्यान रखना। अच्छा जी, यहां पर अपना लेबर लिखो, वेरिएबल फैक्टर, और यहां पर जो भी आप डायग्राम बना रहे हो टीपी, इधर एमपी। भाई साहब ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अब डायग्राम बना है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक चालाक प्रोड्यूसर, क्या बोला मैं? चालाक प्रोड्यूसर, चालाक को बोलते हैं रैशनल प्रोड्यूसर। बताओ जी वो कौन से फेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3? तो बच्चे बोलेंगे फेज 1 में। नहीं, गलत है। वो फेज 2 यानी स्टेज 2 में प्रोडक्शन करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि फेज 2 में कहीं जाकर टीपी मैक्सिमम होगा। चालाक प्रोड्यूसर अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाहता है, ये अचीव करके वो यहां पहुंचना चाहता है। फेज 3 में कोई नहीं पहुंचना चाहता, तो इसलिए हम फेज 2 को बोलते हैं
स्टेज ऑफ ऑपरेशन, इसके ऊपर भाई एमसीक्यू आ जाता है। एक चालाक प्रोड्यूसर स्टेज 2 में प्रोडक्शन करना चाहता है क्योंकि यहीं पर उसका टीपी मैक्सिमम होगा, यहां पर बैठना चाहता है। स्टेज 1 और स्टेज 3 को बोलते हैं एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब नॉनसेंस, यानी ये डिजायरेबल नहीं होती, डिजायरेबल होती है फेज 2। अच्छा जी, ओके। जब मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ाया तो एमपी के बारे में सिखा दिया, तो अब बताता हूं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की दो डेफिनेशन होती है, आप पेपर में कोई भी लिखे आओ। पहली डेफिनेशन होती है कि फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज किया जाए तो टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर गिर जाएगा। ये पहली डेफिनेशन है और आप अपने पेपर में ऐसी एरो जरूर यूज करना। दूसरी डेफिनेशन है कि जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो एमपी पहले राइज करेगा, फिर फॉल करेगा लेकिन पॉजिटिव, और फिर एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ये दूसरी डेफिनेशन है। मैं दूसरी डेफिनेशन जो एमपी की फॉर्म में है वो भी आपको दिखा देता हूं, राइट। क्या डेफिनेशन बनेगी? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड विद अ फिक्स्ड फैक्टर, ये लाइन सब में कॉमन है। देन होगा क्या? इन द बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में एमपी राइज होगा, देन एमपी फॉल, फिर एमपी फॉल होगा, एंड फाइनली एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये एमपी की फॉर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आप कोई भी देके आना। जब मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया तो मैंने कुछ अज्यूम किया। अजम्पशन से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्या क्या अज्यूम किया कि वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल, एक फैक्टर मेरा कम से कम वेरिएबल है जो कि लेबर मान लिया, बाकी सभी को मैंने फिक्स्ड मान लिया। ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ये अजम्पशन है। और भाई ये शॉर्ट पीरियड का प्रोडक्शन फंक्शन है, ये लॉन्ग पीरियड का नहीं है। लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड का है। और हेयर फैक्टर रेशियो इज वेरिएबल। फैक्टर रेशियो वेरिएबल समझ रहे हो ना, मैंने समझाया था। जो फैक्टर का प्रोपोर्शन है यानी रेशियो है वो इक्वल नहीं है, 1:1 1:1 1:1 ऐसा नहीं है। 1:1 लैंड है, लेबर 1 2 3 4 5 बढ़ रही है, तो रेशियो हमेशा बदल रहा है, बदलने वाले को बोलते हैं वेरिएबल, राइट। अगला, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, मतलब इक्वली एफिशिएंट। जो भी मेरा वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट सब इक्वल पावर की है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, मतलब जो मैं लेबर बढ़ा रहा हूं, लेबर 1 लेबर 2 लेबर 3, तो ऐसा मान के नहीं चल रहा कि एक लेबर ज्यादा पावरफुल है, दूसरी लेबर कम पावरफुल है, या सभी लेबर एक दूसरे के बराबर नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि सारी लेबर बराबर है। असलियत में ऐसा होता नहीं है, सभी लेबर बराबर होती नहीं है, किसी की पावर ज्यादा होती है प्रोडक्शन करने की, किसी की कम होती है। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए वी हैव टू अज्यूम दैट ऑल लेबर यानी ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, मतलब ऑल आर इक्वली पावरफुल, इक्वली एफिशिएंट, राइट। हाँ, और मैंने टेक्निक की कोई बात ही नहीं की यहां पर। अरे प्रोडक्शन करने में टेक्नोलॉजी का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बात ही नहीं की। तो हमारी अजम्पशन है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, मतलब इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो हमारी बहुत सारी अजम्पशंस है भाई। कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछता है राइट एनी 3 assumptions ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो तुम्हारे सामने हाजिर है। लेकिन कभी भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करो, जो कि पक्का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से कुछ ना कुछ पेपर में आता ही आता है, तो राजे आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं। मैराथन कराई थी, उसमें तो फर्रा भी दिया था। सबसे पहले आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग लिखना है। मीनिंग कौन सा लिखोगे भाई? एक मीनिंग लिखोगे, या तो एमपी वाला या टीपी वाला, ठीक है ना। फिर बनाओगे डायग्राम। अगर क्वेश्चन में डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाओ, टेबल पूछी है तो टेबल बनाओ। मैंने दोनों बता दिया आपको। कुछ नहीं पूछा तो डायग्राम बना दो, डायग्राम ज्यादा फेवरेबल होता है। और फिर डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना, बताना भी है डायग्राम में स्टेज 1 कौन सी है, स्टेज 2 कौन सी है, स्टेज 3 कौन सी है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। जब तुम ये नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको एक फर्रा मिल जाएगा जिसके अंदर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ढंग से एक्सप्लेन कर रखा होगा। पेपर में 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर आपको मिलेंगे कैसे, उसके अंदर समझा रखा होगा, पूरा मिल जाएगा। नोट्स कहां मिलेंगे? आप पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में जाओगे, वहां पर पेस बैच होगा, PACE, पेस बैच क्लास 11th वाले बच्चों का होगा। उसके अंदर आपको प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर मिलेगा, नोट्स मिल जाएंगे, और बोल देना बल्ले बल्ले ठीक है। हाँ, अच्छा जी। अब भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मान लो हमारा हो गया जी, हो गया जी, हो गया। इसके पीछे के रीजन बताओ, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? कारण क्या है? तो भाई कारण आपको देने पड़ेंगे फेज 1 के अलग, फेज 2 के अलग, और फेज 3 के अलग। लेकिन काफी सारी बुक है जिन्होंने फेज 1 के रीजन अलग दिए, फेज 2 और 3 के एक साथ दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कुल मिला के आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से क्यों बढ़ता है शुरू में, फिर उसकी रेट स्लो क्यों हो जाती है, और फिर डिक्रीज क्यों होने लग जाता है। मैंने तीनों फेज के अलग अलग रीजन बताए हैं,
आप दो दो रीजन ध्यान रख लेना, दो दो रीजन ध्यान रख लेना। जैसे कि पहला है जी आपके सामने, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं इसको मैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के कितने हमारे पास रीजन है। मैं 4 रीजन लिख के लाया हूं, चौथे नंबर का यहां पर है भाई, ठीक है। यानी आपका प्रोडक्शन बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहा है? पहला है बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इन फेज 1, मतलब जो फिक्स्ड फैक्टर है, जो लैंड है, वो अच्छे से इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि अभी तो लेबर ओवर क्राउडेड है ही नहीं यहां पर, तो तेजी से प्रोडक्शन बढ़ेगा। एफिशिएंट यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, अभी लेबर भी कम है, तो धीरे धीरे फिक्स्ड फैक्टर के हिसाब से देखा जाए लेबर बहुत कम है, तो क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो लेबर तुम अच्छे से यूज कर रहे हो, बढ़िया से यूज हो रही है, क्योंकि ओवर क्राउड नहीं हुए। फिर से बोलूंगा, बेटर कोऑर्डिनेशन आ रहा है बिटवीन द फैक्टर्स, लेबर और लैंड में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। यानी मान लो किचन के अंदर अभी सिर्फ मम्मी है और मौसी है, या फिर मान लो पड़ोसन भी आ गई, अभी बुआ हुआ नहीं आई है, तो बढ़िया से कोऑर्डिनेट कर रही है, आपस में बातचीत हो रही है, सबको एक दूसरे का काम मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, यहां पर जिसको जो काम आता है वो वाला काम करेगा, तो ये बात हो रही है। फिर इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर को हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इट मींस व्हेन यू एम्प्लॉय लेस लेबर विद फिक्स्ड कैपिटल देन यू कैन नॉट डिवाइड फिक्स्ड कैपिटल एज पर लेबर। मतलब मेरे पास एक फिक्स्ड लैंड है और लेबर है थोड़े से, तो मैं लैंड के टुकड़े कर करके लेबर को नहीं दे सकता, वो अपने घर नहीं लेके जा सकती। लेबर वहां पर कम है, ज्यादा लैंड पे काम कर रही है, मजे आ रहे हैं, राइट? हाँ, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड और फोर्थ दोनों फैक्टर का मतलब सेम ही है, अलग लैंग्वेज यूज की हुई है, लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा था, तो इसलिए मैं लिख के ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी 2 फैक्टर याद करने हैं। फिर भाई डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, मेरे प्रोडक्शन की स्पीड स्लो क्यों हो गई? एमपी गिरना क्यों स्टार्ट हो गया? अब धीरे धीरे लेबर बढ़ चुकी है, तो ओवर यूज कर रहा हूं मैं एक तरीके से किचन को। बुआ आ गई ना किचन में बुआ आ गई। इंपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स, इंपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर का मतलब अब फैक्टर ये ऐसे हैं, आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो मजबूरी है आपकी, इसको बोलते हैं मजबूरी। मतलब ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारे पास बुआ पापा सब आ गए तो आप एक दो लेबर को हटा के लैंड इंक्रीज कर लो, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारी एक चीज फिक्स्ड है यहां पर, और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एक तरीके से यहां पर अचीव हो जाता है। बुआ तक तो ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर पापा आ जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। अब भाई साहब एमपी क्यों गिरता है? एमपी नेगेटिव क्यों होता है, या टीपी क्यों गिरना स्टार्ट होता है थर्ड फेज में? व्हाई? बिकॉज अब फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर आपको नुकसान देती है। अब लगता है किचन तो यार बहुत ही लिमिटेड रह गया, लेबर हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेबर हो गई ओवर क्राउड। अब लेबर और लैंड में पुअर कॉम्बिनेशन आ गया, पुअर कोऑर्डिनेशन आ गया, तो सब खराब होगा, राइट? एक्सप्लेनेशन आपको लिखी हुई है नोट्स में से, आप डाउनलोड कर लोगे, मैंने आपको बता दिया। क्या सिर्फ इतना ही था? नहीं भाई, इतना नहीं था। अभी देखो, आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर लिया, राइट? इसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हाँ जी पूछे जा सकते हैं। ये लो जी, मैंने आंसर भी लिखे हुए आपके लिए, लिखा हुआ है स्टेट द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज्ड एंड अदर इनपुट आर हेल्ड कांस्टेंट। एक फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हो, एक को इंक्रीज कर रहे हो, तो एमपी कैसा होगा? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है, ये एमपी के हिसाब से दे दी यहां पर, ठीक है? मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट दोनों की डेफिनेशन दे रखी है, मतलब दोनों का बिहेवियर बता रखा है कि भाई एमपी पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो टीपी का ही बता दिया यहां पर, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, दोनों बता दिया। यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की दोनों डेफिनेशन पूछी हुई थी, और डायग्राम भी यहां पर बना देंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला, ये अलग तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा जी, ओके, रिपोर्ट है। अब रह गया भाई तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट देखो जी भाई, ये चीज तुम देख लो, एक चीज और बतानी रह गई दोस्त। मान लो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं, यहां पर कैपिटल फिक्स्ड है, यहां पर लेबर बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्ट आपको निकालना आता है। मैं एमपी नहीं एपी सिखा रहा हूं अभी। एपी की वैल्यू कैसे निकलेगी? टीपी अपॉन लेबर, यानी 100/1, 100, 300/2, 150। ऐसे कर करके मैंने यहां पर एपी की वेरियस वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, ये रही। उसके बाद मैंने एमपी भी कैलकुलेट कर लिया है, आपको आता ही है। फिर दोस्तों मेरे को एमपी और एपी में एक रिश्ता देखने को मिल रहा है। रिश्ता ये देखने को मिल रहा है कि जो एपी कर्व है ना, 100, 150, 200, इसकी वैल्यू बढ़ती है फिर गिरती है। तो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व ऐसा बनता है, पहले इसकी वैल्यू बढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन ये जीरो या नेगेटिव नहीं होती बात।
क्योंकि एवरेज वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। तो इन दोनों में रिश्ता क्या दिखता है? आपको रिश्ता बनाना है भाई। मान लो जी ये एवरेज प्रोडक्ट बनाया, तो रिश्ता क्लियर कट मैं कर्व से बता देता हूं पहले आपको। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व भी ऐसा ही होता है। कैसा? यू शेप्ड ही होता है, ऐसा ही है ना। बट फर्क ये होता है कि जहां पर एपी आपको मैक्सिमम दिखाई दे, एमपी उसको काट देता है। देखो जी, एपी की वैल्यू जितनी भी लिखी हुई है 200 यहां पर मैक्सिमम है, 2 बार है ना, लेकिन बाद वाली वैल्यू को मैक्सिमम बोलते हैं। तो यहां पर एमपी भी इसके बराबर है। तो पहला रिश्ता बनेगा इनमें कि भाई एमपी कर्व कट्स एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। एपी कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पे एमपी उसको काटता है, काती है। ओके, हाँ, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एमपी और एपी बराबर होते हैं जब एपी मैक्सिमम होता है, राइट। अब बाद के बचे हुए 2 रिलेशनशिप है, वो आपको ऐसे पढ़ने हैं। पहले इस पॉइंट से पहले देखो एपी का क्या हाल है, एपी बढ़ रहा है। इस पॉइंट के बाद देखो एपी का क्या हाल है, एपी गिर रहा है। चलो जी, अब इस पॉइंट को मान लो ई बोलता हूं, तो ई से पहले पीला रंग ऊपर है, पीला रंग एमपी का है, तो मैं बोलूंगा एमपी इज ऊपर देन एपी। जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले हो वो ऊपर होता है नहीं बड़ा होता है। तो मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा जब एमपी इज मोर देन एपी है तो एपी बढ़ता है, ऐसा रिश्ता बताना है। जैसा बोल रहा हूं वैसे ही बताना है। तो ये लिखा है व्हेन एपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। टेबल में भी ऐसा ही दिख रहा है। देखो इससे पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, तो जब इसके बाद की बात होगी तो पीला रंग नीचे आ गया, पीला मतलब एमपी, तो एमपी लेस देन एपी हो गया। तो ऐसे में एपी की वैल्यू फॉल हो रही है। तो व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स। 3 रिलेशन बनते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 6 नंबर में मैंने बता दिया कैसे लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमपी और टीपी का रिलेशन। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमपी और एपी का रिलेशन। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए। पांचवा क्वेश्चन है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का डिफरेंस। छठा क्वेश्चन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस। सातवां क्वेश्चन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का डिफरेंस। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर दिले इच्छा होती है, सर हमारी किताब में एमपी, टीपी और एपी सारे कर्व एक साथ बना रखे हैं, तो आप भी बना दो। तो तुम्हारे लिए बना रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। पहले मान लो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ओके। फिर टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ओके। फिर टीपी गिर जाता है, ओके। राज्य जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0, जहां पर ये फेज आता है वहां एमपी मैक्सिमम। लो जी, एमपी कर्व भी बना दिया। अब एपी घुसाना है बीच में, मतलब किसी किसी किताब में एमपी टीपी एक ही डायग्राम में बना रखे हैं। जरूरी नहीं आपको एक डायग्राम में बनाना है, बस बच्चों की खुशी के लिए बना रहा हूं ये लास्ट में, ठीक है जी। हाँ, मतलब किसी ना किसी को चाहिए। देखो भाई साहब, अगर मेरे को पता है कि एमपी कर्व ऐसा है तो एपी कहीं ना कहीं से ऐसे निकलेगा, क्योंकि एपी को एमपी मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है। तो हेयर मेरे को एपी अपना कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। लो जी, एपी ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन मजा नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, मान लो जी एपी ये रहा मैक्सिमम, ये गिरा दिया बस एपी। तो एपी कर्व को इसके मैक्सिमम पॉइंट पे काट दिया एमपी ने। मैं मान लेता हूं कि यही वाला मैक्सिमम पॉइंट है। तो भाई ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फेज 1, ये फेज 2, ये फेज 3 हो गया आपका काम। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आपने बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखा होगा। लगभग 1 घंटा 23-24 मिनट की ये क्लास है। आपका प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फॉर्मूला भी एक साथ अपनी शीट पे लिख लेना, एमपी, टीपी, एपी के। यहां से न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। और थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए, बॉन्ड बनाए रखने के लिए। पूरे भारत के अंदर अब आपके और हमारे बॉन्ड के चर्चे हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। बाय बाय गाइस, टेक केयर, टाटा।